नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जो NCERT का हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो उसके रूप में हम लोग देखते हैं आदिवासी दिकू और एक नए स्वर्ण युग की कल्पना के संदर्भ में हम लोगों ने कुछ बातें की थी। कुछ बातें बाकी रह गई हैं, उसको हम लोग इस सेशन में हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखे थे कि जो आदिवासी लोग हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हम लोग देखे थे कि जो आदिवासी हैं वो किसी न किसी जनजाति से आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जनजातियाँ हुआ करती है। उसके बाद से इन्हीं जनजातियों में से कुछ लोग झूम खेती करते हैं, यानी ये लोग अस्थायी रूप से खेती करते हैं, अस्थायी रूप से खेती करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो शिकारी भी, ठीक है, शिकारी भी होते हैं और संग्राहक भी होते हैं। हम लोग यही देखे थे। और कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग अस्थायी रूप से खेती करते थे, अस्थायी रूप से खेती करते थे। ठीक है, और इसी में से हम लोग देखे थे कि कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो दूसरे किसी क्षेत्र में जा कर के और अपना काम करते हैं और वहाँ से जो चीज़ पैसे मिलते हैं उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। उसी में से जो कुछ जनजाति थे जिसको हम लोग बैगा बोलते हैं, वो लोग दूसरे के यहाँ काम करने में उतना दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ठीक है, उन लोगों को लगता है कि हम प्रकृति के संतान हैं, तो हम जो प्राकृतिक रूप से हमें चीज़ें मिलेगी उसी से हम अपना जीवन यापन करेंगे, दूसरों के यहाँ काम हम लोग करके अपना जीवन यापन नहीं करेंगे। तो उनका ऐसा मानना था, यदि हम दूसरे के यहाँ जाकर के काम करेंगे तो ये अपने आप में क्या है, अपमानजनक है। उन लोगों को ऐसा लगता था। ठीक है, और कुछ जनजातियाँ जो थी जो जाकर के शहरों में और बगल के क्षेत्रों में जाकर काम करते थे और जो पैसा मिलता था उससे अपना काम चलाते थे। तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि जो जनजातियाँ होती थी वो अस्थायी रूप से कहीं काम कर रही हैं और कहीं अस्थायी रूप से काम कर रही हैं। ठीक है, और कुछ उसमें शिकारी भी है और संग्राहक भी है। तो यहाँ पे जब ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं तो यहाँ के इन लोगों के जो जीवनचर्या को देखते हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी को देखते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि ये लोग बहुत ही अशिक्षित हैं, तो इनको अशिक्षित है तो इनको सभ्य बनाना ज़रूरी है और इनको शिक्षित करना ज़रूरी है ताकि ये हम लोगों की बातों को समझ सके। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि अंग्रेज़ यहाँ पे इनको सभ्य बनाने के अर्थ में इस अप्रोच से बात कर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं कि ये लोग अपने हित में यहाँ पे भी सभ्य बनाने के यदि अर्थ में देखा जाए तो ये अंग्रेज अपने हित में, अपने स्वार्थ के लिए इनको सभ्य बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज चाहते थे कि ताकि हमारे जो व्यापार है, हमारा जो भी सामानें हैं, जो वस्तुएं हैं, ये आराम से खरीद सकें, उनकी पहचान कर सके। तो जब पहचान कर सकेंगे तो ये बहुत अच्छे से खरीद सकेंगे, और पहचान करने के लिए इनको शिक्षित होना पड़ेगा और इनको सभ्य होना पड़ेगा। तो अपने हित में इन लोगों को सभ्य बनाने के लिए लोग सोच रहे हैं। तो अंततः उसके बाद से हम लोग यहीं पे हम लोग टॉपिक छोड़े थे, उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। आइए देखते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। आप सभी को पता होगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने आदिवासी जो मुखिया वही होता था जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था। यानी आप लोग देखे हैं कि इस चैप्टर में कि जो जंगलों में अपने से जाकर के साफ़ सुथरा जितना दूर का जो क्षेत्र कर लेता था वो उसका ज़मीन हो जाता था। तो उन्हीं में से कुछ जो ऐसे आदिवासी होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था, वो अपने आप को मुखिया मान लेता था और अपने शासन व्यवस्था को, यानी अपने द्वारा कुछ जो रूल बनाता था उसी को सबको मानना पड़ता था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ के जो आदिवासी जो मुखिया है वही इन लोगों में सर्वोपरि होता था। तो देखते हैं कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह
उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिलता रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्ति छीन गई। यानी अंग्रेज जब यहाँ पे आते हैं तो अलग अलग जगहों पे इनको ज़मीन तो दिलाते हैं, लेकिन इनकी जो वास्तविक शक्ति थी वो अप्रत्यक्ष रूप से पता ही नहीं चला इन लोगों को कि कब हमारी जो शक्ति है वो छीन हो गई। और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था, यानी एक तरह से समझिए तो कर ही समझिए, टैक्स ही समझिए। और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। यानी वो जो अपने ट्रेडिशनल तरीके से जो काम पहले करते थे अब वो करने पर भी ये लोग लाचार हो गए, बेबस हो गए, मजबूर हो गए। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? जो घुमंतु काश्तकार होते थे उनका क्या हुआ? काश्तकार वही जो अपने खेती जैसे झूम जैसी प्रणाली जो खेती होती थी उसको जो करते थे उनका क्या हुआ? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और खेती करते थे तो उनका क्या हुआ देखते हैं। ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि जो घुमंतु जो काश्तकार हैं, घुमंतु जो किसान हैं वो एक ही जगह रहें, इधर उधर जा कर के वो खेती न करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। यानी अस्थायी रूप से जो किसान हैं तो इनको नियंत्रण करना तो आसान था, लेकिन इनको नियंत्रण करना आसान नहीं होता था। ठीक है। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामी का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। जैसे आप लोग देखे हैं कि अस्थाई जो बंदोबस्त थी, तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत आप लोग देखे होंगे कि जो खेत होता था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो खेत होता था, तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि कंपनी यहाँ पे इनको इस खेत की निगरानी के लिए ज़मींदार को यहाँ पे हायर की थी। और ये ज़मींदार क्या करते थे, जो किसान का जो ज़मीन होता था वो किसान से ये कर वसूलते थे और ये किसान देते थे ज़मींदार को और ज़मींदार देती थी कंपनी को। ठीक है। तो ये इस तरह से जो अस्थाई बंदोबस्त थी वो ऐसा चलता था। तो ये लोग ज़मींदार को टैक्स देते थे और ज़मींदार कंपनी को देते थे। तो ज़मींदार उसमें क्या करता था, जो किसान मान लीजिए कि 100 रुपया दे रही है, तो ये ज़मींदार के पास आया 100 रुपया, तो अब कंपनी को देगा ये 80 रुपया और अपने पास रखेगा 20 रुपया। और इतना ही नहीं, कंपनी तो इसको तो देती ही थी 10% सैलरी के तौर पे तो देती थी, लेकिन फिर भी सैलरी 10% पाने के बावजूद भी ये किसानों से दिए गए जो ऋण था उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे। तो जो ज़मींदार होते थे ये अपने पास रख लेते थे। तो एक समय ऐसा आता है कि कंपनी का जितना राजस्व इकट्ठा होता है उससे कई गुना ज़्यादा ज़मींदार के पास राजस्व इकट्ठा हुआ रहता है। तो इस तरह से ज़मींदार बीच में बहुत अच्छे से अपना काम चला रहे होते हैं और एक जगह से राजस्व इकट्ठा बहुत अच्छे से कर लिए होते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त ज़्यादा सफल नहीं रहा। उसके बाद से महलवारी व्यवस्था आया। महलवारी व्यवस्था में अंग्रेज़ डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से गाँव में मोहल्लों में जा कर के और टैक्स वसूलने लग गए। ज़मींदारों का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। दक्षिणी भारत में हम लोग देखे हैं, तो दक्षिणी भारत में हम लोग देखे हैं रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, उसमें भूमि को क्रय विक्रय करने के लिए लागू कर दिया गया। खुली छूट दे दी गई कि आप अपने ज़मीन को बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। तो किसानों की तो हालत ऐसी थी कि वो लोग तो ज़मीन तो खरीद नहीं सकते थे और किसानों को लोन भी देने के लिए बैंक
उस टाइम जो अंग्रेज़ी शासक जो महाजन होते थे तो वो लोन लेते थे किसान, और किसान इतना लोन लेते थे ये सोच कर कि हम लोग खेती करेंगे तो उसे चुकता कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अकाल की स्थिति आई और वो कर्ज में डूबते चले गए और मजबूरन अपने खेतों से इनको हाथ धोना पड़ा, और ये खेत की जो कुछ हिस्से थी वो अंग्रेज़ों के चंगुल में चली गई। तो धीरे धीरे ये भूमिहीन हो गए, यानी भूमिहीन किसान हो गए, और एक तरह से अंग्रेज़ों के पास एक बहुत बड़ा लैंड हो गया, बहुत बड़ा भूमि हो गया। तो ये है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती करने की छूट दी गई। यानी ये लोग, क्या होता था कि जो ज़मीन जो होता था ये चाहते थे कि जो झूम की जो खेती करने वाले जो किसान हैं वो हमारे तरीके से चले और हमारे तरीके द्वारा जो खेती है उसको ये करें। ये परंपरागत तरीके से जो करते आ रहे हैं उसको हटा करके और हमारे द्वारा जो भी टेक्निकल, जो भी हम लोग तकनीकी के हिसाब से हम लोग खेती कर रहे हैं या हम लोग बता रहे हैं उसी के हिसाब से ये लोग करें। इसमें भी इन लोग का स्वार्थ छिपा हुआ था। क्या? क्योंकि हम लोग देखें कि यूरोप में वहाँ पे वाणिज्यवाद की विस्तार हो रहा था और यहाँ पे तो औपनिवेशिकवाद थी। तो वाणिज्यवाद के मामले में हम लोग देखते हैं तो वाणिज्यवाद जब वहाँ पे जितना हिसाब से जो मांग होती थी वहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग शोषित हुए, यानी वहाँ पे औद्योगिक विस्तार भी हुआ। तो यहाँ पे उस औद्योगिक विस्तार को करने के लिए यहाँ से किसानों को शोषण किया गया और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में भू राजस्व कर को ले जा कर के और उस औद्योगिकरण यानी जो औद्योगिक वाले जो कंसेप्ट था उसको विस्तार किया गया। यानी एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से उधर औद्योगिकरण रूपी जो हथौड़ा होती थी, जैसे वो उसकी आवश्यकता होती थी, तो वो हम लोगों को यानी यहाँ के जो भारतीय किसान होते थे ये एक तरह के किल माफिक होते थे। जब औद्योगिक करण जग का विस्तार हो रहा था, यानी जब ये हथौड़ा रूपी जब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार होता था तो वो हथौड़ा उसके अपने स्वार्थ में इन पे किलों की भांति उसको ठोका जाता था। तो उधर औद्योगिकरण हो रहा था, इधर औपनिवेशिकवाद के अंतर्गत किसानों का शोषण हो रहा था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यदि कहीं ईदों की खुशी मनाई जा रही है तो कहीं मुहर्रम का स्थिति हुआ है। यानी अंग्रेज़ों में देखा जाए तो वहाँ पे खुशी की लहर थी कि औद्योगिकरण वहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे देखा जा रहा है तो यहाँ पे तो शोषण किया जा रहा है। यहाँ के किसान हैं वो क्या हैं, वो दुखी हो रहे हैं, इनको ये शोषित वर्ग हो गए हैं, इनको शोषण करके इन्हीं के ज़मीन पे इन्हीं को अपने तरीके से खेती करने की छूट नहीं दी जा रही है। तो एक तरह से हम लोग कील बन गए थे और वो लोग हथौड़ा बन गए थे। अपने स्वार्थ में ये लोग कील पे चोट करते थे। जब इनको ज़रूरत पड़ा भू राजस्व कर के बारे में, जैसे इनको ज़रूरत पड़ा उसके हिसाब से हम लोग को डोमिनेट करना सीखा इन लोगों ने और किए भी। जब भी एक साथ बैठते हैं लोग तो बोलते हैं, लोग अंग्रेज़ बोलते हैं कि हम लोगों ने तो आपको आपके क्षेत्रों में, आपके भारत देश में तो हम लोगों ने बहुत कुछ दिया है, ट्रेन दिया है, यातायात के साधन दिया है, हम ही लोगों ने शुरुआत की है। तो हम लोग बोलते हैं कि झूठ मत बोलिए, जो भी आपने किया वो एक तरह से अपने स्वार्थ में किया। आपको ज़रूरत थी अपने क्षेत्रों में औद्योगिकरण करना, वाणिज्यवाद का विस्तार करना, तो उसके स्वार्थ में आपको ज़रूरत लगा तो हम लोगों को आप डोमिनेट किए, हम लोगों को शोषण किए, हम लोग का शोषण किए, हम लोग के यहाँ औपनिवेशिक क्षेत्र का विस्तार किए, अपना संस्कृति चलाए, अपना राजनीतिक विस्तार किए। तो झूठ मत बोलिए, इसका आप सहारा मत लीजिए कि हमने यहाँ पे आकर के आपका विकास किया। ये तो आप अपने हित में, अपने स्वार्थ में सारे वर्क किए, जो भी करना था, जो भी विस्तार करना था।
तो ये अब ये समझिए कि हम यहाँ पे आपका ये थोड़ा भी कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि हम भारत को एक तरह से विकसित करें। यदि ऐसा रहता तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता। जब हमारा 24% जब जीडीपी हुआ करता था, तो उस टाइम से हम लोग फिर 3% जीडीपी पे कैसे आ गए? जब आप हमारे देश में विकास नहीं कर रहे थे तो 24% से 3% जीडीपी पे हम क्यों आ गए? आप विकास ही कर रहे थे हमारे देश में आकर के, तो फिर हमारे देश में अकाल की स्थिति हमें क्यों देखना पड़ा? किसानों को भूमिहीन होना क्यों पड़ा? किसानों की स्थिति इतने दयनीय क्यों हुई जब आप यहाँ पे विकास ही कर रहे थे? किस तरह से आप विकास कर रहे थे? तो जब इस तरह की बातें होती है तो वो लोग मानने को भी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग की तो बात सही है कि हम लोग तो यही जानते हैं कि वो लोग जब भी आए तो ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे अंग्रेज़ यदि मुस्कुराए भी तो उनका कहीं ना कहीं औपनिवेशिक कारण ही था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे ये लोग कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिससे थोड़ा इनको छूट दे देती है कि आप लोग घुमंतु जो किसान हैं उनको कुछ एक अलग क्षेत्र दे देती है बांट करके कि आप इतने हिस्से में आप खेती करेंगे और अपने परंपरागत तरीके से जैसे करते थे वैसे ही करना है, लेकिन ज़्यादा उसका विस्तार नहीं करना है। आगे देखते हैं वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वह कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। यानी अंग्रेज़ की ज़रूरत होती थी इमारत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो लकड़ियों की आवश्यकता होती थी। तो इसमें भी इनका कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा था। और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं को शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। अब देखिए, पहले ये लोग क्या थे कि इनको कोई बेरोक टोक नहीं थी। ये बहुत अच्छे से जहाँ मन वहाँ पे खेती करते थे, अपने तरीके से परंपरागत तरीके से खेती करते थे, जीते थे, अपने सामाजिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से चलाते थे अपने में ही। लेकिन जैसे अंग्रेजी शासन का यहाँ पे वर्चस्व कायम हुआ तो इन लोगों ने अधिकार को छीन लिया कि आप जंगल पे आपका अधिकार नहीं है, आप झूम खेती को आप नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ही हिस्सों पे करेंगे, पूरे हिस्से पे नहीं करेंगे। और यहाँ पे फल इकट्ठा करने, पशुओं को शिकार करने की इजाज़त बिल्कुल उस पर बैन कर दिया। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। यानी ये लोग अब चाहते थे कि रेलवे का विस्तार किया जाए, तो रेलवे का विस्तार करने के लिए इनको स्लीपर की ज़रूरत होती थी। स्लीपर का मतलब क्या होता है, तो आप देखे होंगे बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेन का ये ट्रैक है, तो इनके बीच जो ऐसा लगा रहता है इनको स्लीपर ही कहते हैं। आजकल सीमेंटेड यूज होता है यहाँ पे स्लीपर, लेकिन पहले क्या होता था, लकड़ी का यूज होता था। आज भी कहीं कहीं देख सकते हैं जहाँ पे लकड़ी का स्लीपर बना होता था पहले। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। अब इन लोगों ने क्या कहा कि जो झूम खेती करते थे उनको खेती तो करेंगे, तो खेती उसी शर्त पे करेंगे जब हमारे यहाँ आप मजदूरी करोगे। तो मजदूरी में ये लोग क्या करते थे, ये लोग स्लीपर को ही, ये जो लकड़ी होती थी उसको वहाँ से अपने यहाँ काम करवाते थे और स्लीपर जो उनको ज़रूरत होती थी वो जंगल के लकड़ियों से ये लोग पूरा करते थे। देखते हैं
यहाँ पे स्रोत नंबर 2 दिया गया है कि अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में बेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासी के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेज़ों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। कुछ इस तरह का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, ज़मींदार बैठा है गाँवों में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेज़ों के इस देश में। तो इस तरह से ये लोग यहाँ पे गीत गा कर के अपनी पीड़ा को बयां करते थे। नेक्स्ट देखते हैं कि बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। बहुत सारे आदिवासी जो थे उस कानून को नहीं मानने के लिए तैयार हुए, विरोध भी किए। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। याद रखिएगा यहाँ पे सोंग्रम संगमा यहाँ पे 1906 में, ठीक है, 1906 में आप याद रखिएगा, 1906 में सोंगम संग्राम, ठीक है, सोंगम संग्राम एक तरह का ये इनके नियम के विरोध किया गया एक तरह का विरोध था। व्यापार की समस्या देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लग गया कि ये लोग व्यापारी यहाँ पे आ क्यों रहे इतना, तो ये लोग को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी और भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाज़ार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे और रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनमें कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे और 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपया मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गाया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुनी कीमत पर बेच दिया जाता था। यानी ये लोग यहाँ पे झारखंड के जो जनजाति हैं वहाँ से ये लोग कुछ खरीदते थे जो कृमि कोष होते थे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कृमि कोषों के लिए ये लोग 3 से 4 रुपया देते थे और उनको ले करके और ये लोग यहाँ पे बर्दवान और गाया वाले क्षेत्र में आकर के और भारी मुनाफे पर बेच दिया करते थे। यहाँ पे देखते हैं कि निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। उसके बाद से यहाँ पे आदिवासी जो समुदाय जो थे बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन, इसलिए कि ये लोग अपना बीच में आकर के और ये लोग कम रेट पर ले करके और दूसरी जगह ज़्यादा मुनाफे पर ये लोग बेचते थे। तो कहीं ना कहीं इनका एक तरह से आर्थिक रूप से भी दोहन किया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काम की तलाश। अब ये क्या होते हैं कि जब ये पूरी तरह से लाचार बेबस हो जाते हैं तो अभी ये काम की तलाश के लिए अब ये आते हैं। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ख़राब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया।
इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था, यानी ठेकेदार होता था और ठेकेदार ही व्यक्ति को लाता था इन खदानों में, यानी ठेकेदारों के मार्फत ही इनका वैकेंसी किया जाता था, भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। यानी इनको एक तो पैसा भी कम होता दिया जाता था ठेकेदारों के द्वारा, और इनको घर लौटने पर भी यहाँ पे इनको मजबूर कर दिया जाता था। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। ये सब याद रखिएगा, जितने भी विद्रोह हैं और जितने भी जनजाति जो विद्रोह हैं इसको भी, इसलिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं चित्र नंबर 10 में हम लोग देखते हैं कि बिहार के कोयला खनिक यहाँ पे 1948 की दिखाया जा रहा है। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे और अंधेरी और दमघोंटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। उनकी इतनी मतलब वहाँ पे खदान इतना खतरनाक था जहाँ पे हर साल 2000 से ज़्यादा ही लोग यहाँ पे मारे जाते थे। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट बिरसा मुंडा के बारे में, और बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि बिरसा मुंडा। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि लहू लुहान मेरे कंधे, स्रोत नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं कि लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोहलुक के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान। बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। ये एक तरह के गीत गाते हैं, अपनी पीड़ा को प्रदर्शित करते हैं लोगों के सामने, और एक तरह से अंग्रेज़ों को इस तरह का काम करवाने में उनको थोड़ा भी दया नहीं आती थी। अब देखते हैं हम लोग बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा संप्रदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी ख्वाब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। तो यहाँ पे धर्म में धर्मांतर की बात किया जा रहा है कि यदि आप कोई भी धर्म है तो आप पहले ईसाई धर्म में आ जाइए, उसके बाद से कोई बात होगा। तो यहाँ पे वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी इनका बहुत ज़्यादा समय बीता। उसके बाद से ये जनेऊ धारण भी किए और उसके बाद से
शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उन्हें वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। ये उस टाइम पहले के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ करता था, लोग मान भी लेते थे। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। बिरसा मुंडा डीकू उनको बोला जो उनके जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, उनके परंपरागत तरीके से जो भी नियम चले आ रहे थे उसमें जो डिस्टरबेंस कर रहा था उसको वे लोग बाहरी लोग की संज्ञा दिए। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्णयुग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी डीकू और यूरोपियों को, विशेषकर यहाँ पे संज्ञा दिया गया है, को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी डीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यानी सन 1900 में हैजे के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है और ये आंदोलन ठंड पड़ जाती है, इसलिए कि यही नेतृत्व कर रहे थे। तो जब नेतृत्व करता ही नहीं रहा तो फिर ये आंदोलन तो उतना जोर शोर से नहीं चलेगा। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए डीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। यानी आदिवासी अपने बलपूर्वक के माध्यम से अंग्रेज़ों को और डीकुओं को प्रदर्शित कर दिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखते हैं अन्यत्र में हम लोग देखते हैं कि हमें नकदी की क्या ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाज़ार को किस तरह देखते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनी जो है वो हम लोग माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और ओशिनिया हम लोग देखते हैं। ओशिनिया
ओशिनिया में जो सबसे बड़ा कंट्री हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जब हम लोग उत्तर जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे माइक्रोनेशिया, और माइक्रोनेशिया में हम लोग देखेंगे कि बांदा सागर और बिस्मार्क सागर के बीच में एक पापुआ न्यू गिनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से यहाँ पे जब हम लोग ओशिनिया हम लोग कॉन्टिनेंट के रूप में हम लोग देखते हैं, जो 7वां सबसे छोटा कॉन्टिनेंट के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग कभी कभी ऑस्ट्रेलिया भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये है ओशिनिया, और ओशिनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो है वो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के इधर हम लोग आते हैं तो ये तो ओशिनिया है, ठीक है, ये है ओशिनिया, और ओशिनिया का सबसे बड़ा बेटा यदि कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के रूप में हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पॉलिनेशिया है, ठीक है। तो पॉलिनेशिया यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और पॉलिनेशिया के बाद से यहाँ ऊपर हम लोग देखते हैं तो माइक्रोनेशिया, और वही माइक्रोनेशिया यानी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे माइक्रोनेशिया का देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मीनिंग डिफर करेगा, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ओशिनिया और माइक्रोनेशिया के बीच में यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बांदा सागर है, ठीक है, यहाँ पे बांदा सागर है, और यहाँ पे बिस्मार्क सागर है, ठीक है, यहाँ पे बिस्मार्क सागर है। तो दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे पापुआ न्यू गिनी, तो यहाँ की एक जनजाति है। तो पापुआ न्यू गिनी से परिचित हो गए, कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया जो आप लोग बोलते हैं महादेश है, तो वही महादेश जिसको हम लोग ओशिनिया बोलना चाहिए, यानी सबसे छोटा जो महादेश है वो ओशिनिया है। और ओशिनिया में होता है ना कि जैसे घर में जो सबसे बड़ा बेटा है होता है, उसी के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। तो ये ओशिनिया का सबसे बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया है, तो इसलिए इसको ज़्यादातर हम लोग मोस्टली हम लोग सबसे छोटा महादेश के रूप में ओशिनिया ना कह करके ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन होना चाहिए ओशिनिया, पॉलिनेशिया, ठीक है, और माइक्रोनेशिया। तो याद रखिएगा यहाँ पे पॉलिनेशिया का स्पेलिंग थोड़ा हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पॉलिनेशिया, ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो माइक्रोनेशिया के साइड में पापुआ न्यू गिनी है। यहाँ की जो जनजाति है वो एक तरह से यहाँ पे बात कर रही हैं कि कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ़ें, इस सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं, अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता क्यों करूं। तो ये एक तरह से अपनी स्थिति को भी बता रहे हैं कि हम इस तरह यहाँ पे हमारी स्थिति ये हो गई है कि जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर हम चिंता किस बात की करें। तो एक तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन आंसर इसमें आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से बनाइएगा भी, ठीक है। और इसमें जो कुछ बातें हैं इसको आप लोग थोड़ा बहुत सोचते रहिएगा इसके बारे में। जैसे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी, यानी ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। दूसरा क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव लाए। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था, आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। तो ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आप सोचिएगा, लिखिएगा, समझिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।